नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उसमें पार्ट चल रहा है डीसी थ्योरी का। डीसी थ्योरी में आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा, ओम के नियम के अनुसार सभी फॉर्मूले पढ़े, ओम के नियम के अनुसार शक्ति त्रिभुज और ओम वी आई आर त्रिभुज पढ़ा, जिसमें 12 फॉर्मूले पढ़े, जिसमें पिछली वीडियो में आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया। आज के वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधकों का समूहीकरण क्या होता है, प्रतिरोधकों को कितने प्रकार से अपन संयोजित कर सकते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे कि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद उनका कुल प्रतिरोध क्या होता है, धारा का मान कितना होता है, ओपन सर्किट होता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, पावर का मान कितना होता है, और एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक न्यूमेरिकल के द्वारा पूरे के पूरे सर्किट को हल करेंगे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। एक वीडियो में सीरीज सर्किट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ताकि आपको भविष्य में सीरीज सर्किट के बारे में ये नहीं बोलना पड़े कि सर शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा तो क्या होगा, इसकी पावर का मान कितना होगा। इन सभी बातों को आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको भविष्य में सीरीज सर्किट के बारे में कभी ये नहीं बोलना पड़े कि सीरीज सर्किट में ये क्या होता है, ओम के नियमानुसार क्या होगा, किरचॉफ के नियमानुसार क्या होगा, किस सिद्धांत पर आधारित होता है, इन सभी बातों को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि प्रतिरोधकों के समूहीकरण में। अब बात आती है कि रजिस्टर प्रतिरोध का समूहीकरण, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को जोड़ने की विधि को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के जोड़ने के क्रम को प्रतिरोध का समूहीकरण कहते हैं। समीकरण दोस्तों बैटरी का भी आएगा, कैपेसिटर का भी आएगा, इंडक्टर का आएगा, ये सब का आएगा। तो इसके पहले क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे प्रतिरोध का। तो प्रतिरोधकों के समूहीकरण में सबसे पहले आज किसका वर्णन करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का करेंगे। देखिए अपने श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए, कितने को, दो या दो से, दो नहीं होंगे तब तक श्रेणी क्रम नहीं होगा। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का, जैसे ये एक प्रतिरोध लिया आप लोगों ने, एक दो और ये तीन, ये पहला सिरा ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, दो सिरे आएंगे रेजिस्टेंस के। अब आएगा कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का कौन सा, दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित कर दिया जाए। फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित कर दिया जाए, और इस प्रकार से अनेक प्रतिरोध जोड़ दिए जाएं, तो वह कहलाता है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब बात यह है कि ये सर्किट के आधार से नहीं है कि ऐसे जोड़ो आप सीधा कि ये हो गया एक, ये दो और ये तीन, इसका पहला सिरा इसका दूसरा, इसका पहला इसका पहला इसका दूसरा, ऐसे नहीं आप सीधे जोड़ोगे, ये गलत कनेक्शन है। कहने का मतलब कि आप सीरीज से जोड़ो कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये पहला सिरा ऐसे, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तो यह है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दोस्तों रेजिस्टेंस पर क्या होता है, रेजिस्टेंस पर ध्रुवता नहीं होती है, पोलैरिटी नहीं होती है। जिस दिशा से धारा प्रवाहित की जाती है उसी दिशा को पहले मान लिया जाता है। जैसे इसमें से इधर से धारा प्रवाहित करेंगे, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, तो रेजिस्टेंस को पहले सिरा आप कैसे मान सकते हो। लेकिन आती है कि जब ध्रुवता दी जाती है तो पहला सिरा दूसरा सिरा ये अंकित होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इस प्रकार से अनेक प्रतिरोध जोड़ दिए जाएं, तो वह प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये क्या थी, इसकी परिभाषा थी। अब इसकी बात देखते हैं कि जब मैंने सर्किट बना दिया आपको, देखो सर्किट सामने है, इसमें क्या होगा, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध जोड़ दिए हैं। अब यहां से इसको वोल्टेज लगाया, तो दोस्तों ये कौन सा हो गया, ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब श्रेणी क्रम में कौन सा संयोजन है, देखो कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट है। दोस्तों सर्किट के बारे में मतलब कि 4 से और 12 सर्किट के बारे में अच्छे तरह से पढ़ा चुका हूं। तो सर्किट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के परिपथ के बारे में के नाम से एक वीडियो बना रखा है, जो इससे 2-3 वीडियो पहले था, उसको अच्छी तरह देख लो, ताकि आपको सर्किट की सारी डेफिनेशन, सारी विशेषताएं के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाए।
भविष्य में आपको सर्किट के बारे में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो अब ये कौन सा है, क्लोज सर्किट होता है दोस्तों। अब आती है क्लोज सर्किट कौन सा, सीरीज सर्किट, पूरा का पूरा श्रेणी क्रम सर्किट कहलाता है। अब श्रेणी क्रम सर्किट देखो ये क्या है, VR1, VR1 क्या है, इसको V1 भी लिखते हैं, V1, V2, V3, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस विभवांतर, इसके आर पार कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज ड्रॉप, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि R1 रेजिस्टेंस ने, R1 प्रतिरोध ने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया है। एक बात, दूसरा आता है ये क्या है, ये दिखाएगी कि R2 प्रतिरोध ने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया है और R3 ने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया है। दोस्तों यहां से लगाया आप लोगों ने पूरा वोल्टेज, पूरा सर्किट में वोल्टेज लगाया, तो पूरा वोल्टेज यहां से A बिंदु और B बिंदु, A और B बिंदु के आर पार कितना वोल्टेज है, जैसे कि यहाँ आप लोग 200 वोल्टेज लगाते हो तो A और B बिंदु के आर पार 200 वोल्टेज है, तो यहाँ पूरे प्रतिरोध, पूरे सर्किट में वोल्टेज का मान कितना है, 200 वोल्टेज है। अब आगे बात कि पूरे सर्किट में 200 वोल्टेज है तो यहाँ कितना वोल्टेज होगा, यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा। एक तो आती है वोल्टेज की। अब दोस्तों अपन क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, पावर, इन चारों का संबंध देखेंगे, इन चारों की विशेषता देखेंगे, श्रेणी क्रम सर्किट में क्या होता है, और यही दोस्तों एग्जाम में आता है, जिसमें आता है एग्जाम में यही आता है। एक तो आती है ये, उसके बाद देखो धारा प्रवाहित करने की, धारा प्रवाहित करने की एक ही है, तो ये कह सकते हैं कि धारा यहाँ से जब प्रवाहित होती है तो वही धारा इसमें से यहाँ प्रवाहित होगी, वही धारा यहाँ प्रवाहित होगी, वही धारा यहाँ प्रवाहित होगी। तो ये लिख सकते हैं कि सीरीज सर्किट में पहली विशेषता लिखेंगे कि सीरीज श्रेणी संयोजन में धारा प्रवाहित होने का एक ही मार्ग या पथ होता है, मार्ग या पथ होता है। सबसे पहली विशेषता ये आती है, जिस परिपथ में धारा बहने का एक ही रास्ता होगा वह श्रेणी क्रम सर्किट कहलाएगा। अब आगे धारा प्रवाहित होने का जब एक ही रास्ता होता है तो सभी प्रतिरोधकों में पूरे परिपथ में धारा का मान समान होगा। तो लिख सकते हैं कि पूरे परिपथ में धारा एक समान होती है, पूरे परिपथ में धारा एक समान होती है। दूसरी विशेषता ये आती है, पूरे परिपथ में धारा एक समान होती है, तो ये लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि R2 में जितनी धारा रहेगी वो R1 में भी रहेगी, R3 में भी रहेगी, या R1 में जितनी धारा रहेगी वो R2 में भी रहेगी और R3 में भी रहेगी। इसको सत्यापन करेंगे, इसका सिद्ध करेंगे कैसे होती है। लेकिन उससे पहले देखो, अब लिख सकते हैं ये धारा R, ये I है, ये क्या है, टोटल धारा IT है, तो ये भी लिख सकते हो कि इसका समीकरण IT बराबर, देखो ये क्या है, IT बराबर IR1। IR1 का मतलब कि इस परिपथ में से कितनी धारा प्रवाहित होती है, IR1, तो इसमें IR2 और इसमें IR3, तो लिख दो कि पूरी प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होगा। ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध पर, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, जितने भी रेजिस्टेंस लगा रखे हैं पूरे परिपथ में यदि धारा समान है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होगा। तो IR1 IR2 बराबर IR3 बराबर, और जो भी होगा IRN, जितने भी और प्रतिरोध लगा रखे हैं, तो इससे निष्कर्ष निकलता है ये कि पूरे परिपथ में धारा समान है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होगा। लेकिन दोस्तों ये अपन क्या थी, इस धारा की बात थी, धारा का मान समान होगा। लेकिन अब यदि आगे और देखा जाए तो धारा समान होती है लेकिन वोल्टेज समान नहीं होता है। अब वोल्टेज कितना होता है, विभवांतर का मान, विभवांतर का मान V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 का मान कितना होगा, या VR1 का मान कितना होगा। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज, रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस वोल्टेज, आर पर वोल्टेज होता है, और ये टोटल वोल्टेज होता है। तो लिख सकते हैं यदि यहाँ 200 वोल्टेज था, आप लोगों ने 200 वोल्टेज लगाया, तो इन तीनों का मान कितना होगा, क्योंकि पूरे परिपथ में वोल्टेज का मान कितना है, 200, तो इन तीनों परिपथ पर वोल्टेज का मान कितना रहेगा, 200 रहेगा। तो ये लिख सकते हैं कि VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, या फिर आगे VN, जो भी आगे और होगा। ये आती है बात इस वोल्टेज की, धारा का मान समान था, वोल्टेज। अब रेजिस्टेंस भी ज्ञात करेंगे और पावर भी ज्ञात करेंगे। दोस्तों यही 4 क्वेश्चन आते हैं, पावर का मान कितना होगा, रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, रेजिस्टेंस सर्किट को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यदि खोल दिया, इसको यदि क्लोज कर दिया जाए तो क्या होगा, शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा,
ये आता है। ये अब ये थी बात। अब देखो दोस्तों इसमें क्या लिखें, इसके बारे में क्या लिखें कि प्रत्येक प्रतिरोध पर, प्रत्येक प्रतिरोध के आर पार विभवांतर उनके प्रतिरोध के अनुसार होता है। ये भी याद रखना, उनके प्रतिरोध के अनुसार होता है। प्रतिरोध का मतलब इसमें जितना मान होगा उसका इस हिसाब से वोल्टेज आएगा, इसका जितना मान होगा उसके हिसाब से आएगा। तो फिर आता है कि रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप करना, वोल्टेज रोकता है। यहां से 200 वोल्टेज है, इसको क्या मिला 200 वोल्टेज मिले। 200 में इसने मान लीजिए कि 100 वोल्टेज खपत कर लिया, आगे कितना मिल गया 100 वोल्टेज। 100 वोल्टेज में इसने 50 वोल्टेज की खपत कर लिया, आगे कितना मिल गया 50 वोल्टेज। तो फिर घूम के कितना आ गया या 200 वोल्टेज। तो पूरे परिपथ में यही होता है। लेकिन दोस्तों अब पूछा जाए क्या इन तीनों के विभवांतर का मान समान हो सकता है। एक बात आती है, रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम परिपथ में तीनों प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान समान कब होता है। एक ही आता है, आते ना कि इन तीनों का मान समान कब होता है। तीनों ये 100 है, ये 100, ये तीनों समान कब रहेंगे, जब इन तीनों का मान बराबर होगा। तो वोल्टेज के मामले में इस परिपथ में ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध, लिख लेना आप, प्रत्येक प्रतिरोध या सभी प्रतिरोध के आर पार विभवांतर या वोल्टेज का मान समान तब ही होता है जब तीनों प्रतिरोधों का मान समान होता है, जब सभी प्रतिरोध का मान बराबर होता है। एक ही आता निकल के। यदि इन तीनों का मान, जैसे मान लीजिए कि इसका मान 100 ओम है, इसका 100 ओम है, इसका 100 ओम है, तो इन तीनों के आर पर जितना वोल्टेज रहेगा वो भी बराबर ही रहेगा। और इन तीनों का योग क्या रहेगा, इन तीनों का योग ये V रहेगा, VT का मान रहेगा। ठीक है, तो एक ही आती है। अब दोस्तों देखो, यदि इन तीनों में वोल्टेज का मान बराबर है, आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। आगे यदि समीकरण को हल करते हैं तो आगे इस समीकरण के बारे में क्या निकलता है, तो लिख सकते हैं कि परिपथ में कुल वोल्टेज का मान, वोल्टेज के बारे में एक बात और लिखो कि परिपथ में कुल वोल्टेज का मान, क्या आगे ये कुल टोटल वोल्टेज, परिपथ में कुल वोल्टेज का मान परिपथ के श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, परिपथ के श्रेणी में संयोजित सभी प्रतिरोधकों के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। मैं लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये लिख लेना, रजिस्टर बता रहे, क्योंकि सारी की सारी परिभाषाएं देखेंगे आज, सारी की सारी विशेषता देखेंगे आज, कि आपको भविष्य में रेजिस्टेंस श्रेणी सर्किट के बारे में कभी किसी प्रकार को कंफ्यूज नहीं हो, और आप ये नहीं कर सकते कि सर श्रेणी के बारे में इस प्रकार का कंफ्यूज उत्पन्न हो गया है। अब देखो बात कि परिपथ में कुल वोल्टेज का मान, कुल वोल्टेज का मान परिपथ के श्रेणी में संयोजित, परिपथ के श्रेणी में संयोजित सभी प्रतिरोध, एक नहीं या 3 लगा रखे हैं, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8, जो भी होंगे, जितने भी होंगे, सभी प्रतिरोध के वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा। मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप ये है, इन तीनों का योग जितना होगा वो परिपथ में लगाए गए वोल्टेज के बराबर होगा। ये तो थी धारा व वोल्टेज की बात। आगे थी दोस्तों रेजिस्टेंस की बात की जाए, आगे थी इसकी रेजिस्टेंस की बात की जाए, प्रतिरोध की बात की जाए, तो आगे निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जैसे ये है V बराबर VT बराबर क्या लिखा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस आगे और भी होगा कोई 1 2 3 4 जो भी होंगे इन सबको। यदि इसका मतलब भी आता है कि इनका मान ये समान होगा तो इनका मान अलग अलग होगा, तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ से
इसके यदि इस परिपथ में ओम का नियम लगाया जाए, ओम के नियम अनुसार, ओम का नियम के यदि सहित इसको सत्यापन किया जाए तो ये लिख सकते हैं कि V बराबर ओम के नियम अनुसार V का मान रखने पर, यह लिख सकते हैं कि V का मान रखने पर, और V का मान क्या है? V का मान है V बराबर I इंटू आर। ठीक है, अब आती है कि V बराबर जब I इंटू आर होता है, ठीक है, तो देखो ये I R1 यदि पूछा जाए कि V R1 का मान कितना होगा, ठीक है ना, कि इसका मान कितना होगा, तो दोस्तों सबसे पहली बात आप इसका मान निकालो, पहले इसका मान निकालो, अब इसका। अब होता है कि V1 या V R1 का मान होता है, इसका यदि मान निकालते हो कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज का मान कितना होगा, तो इसका सूत्र है V बराबर ओम के नियम अनुसार कहता है I R होता है। अब V1 के यदि वोल्टेज किसका निकाल रहे हैं? V1 का, तो I1 और ये R1, ये हो गया, ठीक है ना, ये होगा IR1 और R1, ये तो इसका मान हो गया। V2 का मान निकालोगे कि रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस वोल्टेज का मान कितना होता है, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो लिख सकते हैं कि IR2 और R2, और यदि अब V3 का मान निकालें तो लिख सकते हैं कि IR3 और ये R3, ये तो इन तीनों का मान हुआ, और इन तीनों का योग ये है, तो लिख सकते हैं कि V1 का मान ये होता है। तो यहाँ लिख दो कि V10 है, इसका मान लिख दो कि V बराबर IRT, ठीक है, और यहाँ V1 के बराबर है IR1 और R1 प्लस IR2 और R2 प्लस IR3 और R3, और ये है IRN और ये RN, एक निकल के आता है ये। ठीक, आप लोगों ने ओम के नियम अनुसार V का मान रखा, और V का मान है IR, और IR यदि V1 की बात करते हैं तो V की ही धारा, V1 की बात करते हैं तो R1 की धारा ली जाएगी, और R1 का प्रतिरोध लिया जाता है कि R1 का मान कितना है और R1 की धारा कितनी है। और दोस्तों ये पढ़ चुके हैं कि IT बराबर IR1 का मान यही है, IR2 का मान, के तीनों की पूरे परिपथ में धारा समान थी। तो ये लिख सकते हैं कि यदि ये इसको इंप्लीमेंट कर दो यहाँ पे कि सब का मान बराबर है, तो आगे बात कि यहाँ I से I, क्योंकि I कॉमन ले लो, क्योंकि I सब में समान है, तो लिख दो I कॉमन लेने पर लिख देंगे कि IRT बराबर, यहाँ लिख दो I कॉमन ले लिया, तो फिर क्या बच गया IR1 IR2 और ये IRT बराबर लिख लिया कि बराबर I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। ये दोस्तों निष्कर्ष निकल के आ गया इसका। अब आगे बात, यदि इसको आगे और हल किया जाए तो I से I कैंसिल। देखो I से I कैंसिल क्यों? क्योंकि ये इसकी गुणा में है, गुणा में यदि सर्किट को समीकरण हल करते हैं तो इसके नीचे चली जाती है ऐसे। देखो मैं बताऊँ, IR1 अपॉन I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और ये RN। अब I से I कैंसिल, फिर क्या बच गया IRT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस RN। ये दोस्तों इस रेजिस्टेंस का निष्कर्ष निकल के आता है। इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है, आपको मैं राज की बात बताता हूँ क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं और आप कंफ्यूज कैसे आते हैं उसको देखते हैं दोस्तों। अब आगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 और आगे और होंगे RN, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टेंस और लगा रखे हैं उनका मान। अब दोस्तों यदि RT का मान ज्ञात करें, इस पूरे परिपथ में प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाए, तो लिख सकते हैं कि इन सभी प्रतिरोधकों को यदि जोड़ दिया जाए, इन सभी प्रतिरोधकों का योग होता है RT, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। अब दोस्तों यहाँ किसी का मान नहीं रखा है, ठीक है, परीक्षा में आपके सामने क्वेश्चन आए कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, ठीक है। अब यदि आपके सामने दे दिया जाए कि इसका मान 10 है, इसका 5 है, इसका 10 है, तो लिख सकते हैं 10, 5, 15, 10, 25, इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा 25 होगा। लेकिन 25 ओम यदि आपको नहीं दिया जाए, जिसका मान नहीं दिया जाए, उसका मान कैसे ज्ञात करें? उसका मान देखो दोस्तों, ये सामने पड़ा फॉर्मूला, RT बराबर, यदि इस पूरे परिपथ के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाए कि इस पूरे परिपथ में प्रतिरोध कितना होता है, तो फिर लिख सकते हैं कि पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान
परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित, 1 2 जो भी होंगे आगे सबको श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो नोट लगा के लिख लो ये कि कुल प्रतिरोध का मान, कुल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का मान परिपथ में श्रेणी संयोजित सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। जो भी होगा आपको मान दिया जाए तो आप सीधा जोड़ के लिख देना, और मान नहीं दिया जाए तो आपको सामने एक आंसर ये निकल के आता है। कौन से उत्तर, कौन से प्रश्न का, कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, उसका आंसर ये निकल के आता है कुल प्रतिरोध का मान। ठीक है, कुल प्रतिरोध परिपथ में संयोजित सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। एक तो ये आता है। उसके बाद दोस्तों देखो यदि आगे से और देखा जाए इसको, ठीक है, आगे से और देखा जाए कि यदि आपको ये ऑप्शन नहीं आया आपके सामने तो फिर उत्तर कैसे देंगे। देखो यदि इसका मान 1 ओम है, इसका मान 0.1 ओम है और इसका मान 0.1 ओम है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया। गौर से देखो, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया कि 1 पॉइंट, ये हो गया 1.2 ओम, ये हो गया। अब दोस्तों आपके सामने एक चीज आगे निकल के कि दो गौर से देखना, समझना इस चीज को कि 1.2 जब आया है, ये तो 1 था, यदि आप इसके मान को चेंज कर दो, यहां से 2 लिख दो, फिर कितना हो गया 2.2 ओम, फिर आप इसके मान को चेंज कर दो 2 ओम, तो फिर कितना होगा 2.3 ओम, क्योंकि आप डायरेक्ट सीधा जोड़ोगे। तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो इसका निष्कर्ष निकलता है, एक तो ये था, दूसरा आता है कि परिपथ में संयोजित सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से अधिक होता है। जैसे यहाँ 2.2 और 1 तो 2.3 हो गया, 2 से तो अधिक ही है, तो फिर 2 लगा दो, 3 लगाएंगे तो 3.3 हो जाएगा, 4 लगाएंगे तो 4.4 हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा, जो भी है। तो ये लिख सकते हैं कि परिपथ में संयोजित सबसे अधिक मान की प्रतिरोध से। एक निष्कर्ष ये निकलता है इसका, परिपथ में संयोजित सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होगा, जितना भी होगा वो अधिक होगा। दो बातें निकल के आ गई अपने सामने, कौन कौन सी, कि परिपथ में संयोजित सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से अधिक होगा। तो अब यदि आपको मान दिया जाए तो मान के हिसाब से आंसर दे दो, मान नहीं दिया जाए तो इसके हिसाब से आंसर दे दो, कि 2 आ गई बातें। अब दोस्तों यदि बात को आगे आता है कि इस प्रकार के प्रतिरोध लगा रखे हैं, इस प्रकार के प्रतिरोध में यदि 1 से अधिक प्रतिरोध लगा रखे, जैसे ये भी 100 ओम का है, ये भी 100 ओम का है, ये भी 100 ओम का है, और इस प्रकार से 1 से अधिक प्रतिरोध, जैसे 1000 ओम, यदि 1000 प्रतिरोध लगा दिए जाए, 100 प्रतिरोध लगा दिया जाए, 500 प्रतिरोध लगा दिया जाए, तो उनका मान कैसे ज्ञात करोगे। तो फिर आप लिखोगे किन 500 को जोड़ेंगे ना, यदि सभी प्रतिरोध समान मान के हैं। श्रेणी क्रम परिपथ की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सभी प्रतिरोध यदि समान मान के हैं तो फिर क्या लिखेंगे, उसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का छोटा सा फॉर्मूला देखो। यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सभी समान मान के हैं तो RT टोटल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, जितना प्रतिरोध का मान होता है वो, जैसे ये R, ठीक है ना, R क्या है, प्रतिरोध जो भी है 1 2 जो 1000 है, सभी समान मान के होंगे तो क्या होगा R गुणा N। एक प्रतिरोध का मान जो होगा वो मान लिखना और उसके बाद में उसकी संख्या से गुणा कर देना। ये होता है कि यदि ये कब होगा, जब श्रेणी क्रम परिपथ में सभी प्रतिरोध समान मान के 1 से अधिक संयोजित हों तो उनका मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक प्रतिरोध का मान लिखना और उसको N से जितने प्रतिरोध लगा रखे, जैसे 100 लगा रखे 100 से अपन गुणा कर देना। जैसे यहाँ 100 प्रतिरोध लगा रखे हैं और एक प्रतिरोध का मान कितना है 5 ओम है, तो लिख दो एक प्रतिरोध का मान 5 ओम और गुणा 100, कुल प्रतिरोध का मान 500 ओम हो जाएगा। यह आता है इस श्रेणी क्रम परिपथ में दूसरा प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका आता है। अब आती है बात, देखो आगे, यदि परिपथ कहीं से टूट जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है ना, परिपथ कहीं से ओपन हो जाता है तो फिर क्या होगा। देखो परिपथ को ओपन करके देखें। अब दोस्तों ओपन परिपथ की विशेषताएं आपने जब तक नहीं देखी हैं, क्लोज सर्किट की विशेषता नहीं देखी हैं,
तो पीछे की वीडियो में आप ओपन सर्किट की विशेषताएं देखो, और उसके बाद आप देखो कि अब आगे की वीडियो में क्या होता है। ओपन सर्किट की विशेषताएं देखो, यहाँ से जब परिपथ टूट जाता है, देखो काफी बार परीक्षा में आता है, ये बिंदु है, दो बिंदु ए व बी बिंदु। अब परिपथ क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन परिपथ विशेषता क्या है, देखो ओपन भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, क्लोज तो देख रहे हैं, क्लोज परिपथ की पूरी विशेषता देख ली। अब आती है कि ओपन कर दिया, परिपथ कौन सा है, श्रेणी क्रम परिपथ है, क्या हो गया, ओपन हो गया। कहां से, इस दो बिंदुओं के बीच में, यहां से तार गायब हो गया, यहाँ से मान लो कि फ्यूज लगा रखा था और वो फ्यूज जल चुका है। फिर आगे बात, यहां से टूट चुका तो क्या होगा, यहाँ पे कितनी बातें आएंगी, पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। देखो ओपन जब होता है, ओपन सर्किट, ओपन सीरीज सर्किट या कनेक्शन मान लो, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है, पूरे परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, धारा का मान शून्य हो जाता है किसी भी प्रकार के परिपथ में, इसमें किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब आते, धारा प्रवाहित नहीं होती है तो फिर परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। देखो ओपन सर्किट का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो सर्किट का जो अपने चैप्टर पढ़ाया था, क्लास ली थी उसमें। अब इसमें होता है कि ओपन सर्किट का प्रतिरोध आर का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। आर का मान अनंत, इनफिनिटी हो जाएगा। एक याद रखना, आर का मान अनंत, और जब आर का मान अनंत होता है तो मैंने आपको बताया धारा किसकी विलोमानुपाती होती है, प्रतिरोध की। यहां अनंत, ये जीरो, इसलिए मैंने लिखा कि पूरे परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, आर का मान अनंत हो जाता है। कब, जब परिपथ ओपन होता है। उसके बाद आती है, यदि इस यहाँ वोल्टेज का मान, आपको मैंने उस दिन में बताया था कि जहां से सर्किट टूटता है वहां वोल्टेज का मान कुल वोल्टेज के बराबर होता है। यहाँ यदि 200 वोल्टेज होगा तो यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, 200। यदि यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो पूछा जाए कि V का मान कितना होगा, ए व बी के मध्य विभवांतर का मान कितना होगा, या ए व बी के मध्य लगा वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दर्शाएगा, क्या पाठ्यांक देगा आपको, तो यहाँ लगाए गए वोल्टेज के अनुसार देगा। तो फिर लिख सकते हैं कि जहां से सर्किट ओपन होता है वहां विभवांतर का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो ओपन सर्किट को छूना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आती बात, यदि यहां से नहीं टूटा, मान लीजिए कि अब यहां से ये प्रतिरोध ओपन हो गया, तो क्या होगा, इस पूरे परिपथ में V1 का मान कितना होगा, V2 का मान कितना होगा, V3 का मान ये अपने कितना होगा, टूटा कहां से, R2 टूट गया है। तो फिर क्या लिख सकते हैं कि R2 जब टूटता है यहां से, या R जैसे मान लो बल्ब लगा रखा है, फ्यूज हो गया, R2 टूटता तो क्या होगा, यहाँ तो वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, इस सप्लाई वोल्टेज के बराबर, VT के बराबर हो जाएगा, और यहाँ वोल्ट विभवांतर का मान 0, क्योंकि 200 वोल्टेज जब यहाँ थे और 200 वोल्टेज यहाँ मिल गए, इनका मान 0 होता है। तो लिख सकते हैं कि R2 का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर और R1 व R3 का मान 0, आगे जितने होंगे सबका मान 0 होता है। तो ये भी हो सकता है कि जब सर्किट ओपन होता है तो तीन बातें आ गई, ओपन परिपथ, ओपन बिंदु पर विभवांतर का मान, ओपन बिंदु पर विभवांतर का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, या परिपथ में लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है, के बराबर होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब यदि यहां से टूट गया तो यही आ गई। अब आती है कि पूरे परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध, पूरे धारा का मान शून्य होता है पूरे परिपथ। अब आगे की परिपथ में क्या होगा, परिपथ में लगा कोई भी कंपोनेंट, कोई भी घटक, कोई भी बल्ब या कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, कुछ भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट कार्य नहीं करेगा। एक आती है कि पूरा परिपथ कार्य करना बंद कर देगा। अब आती है, यदि मैं इसके स्थान पर बल्ब लगा दिया जाए, देखना ये R बल्ब लगाया, एक बल्ब ये लगाया और एक बल्ब ये लगाया, मान लीजिए आगे और भी लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अब पावर की बात करते हैं। देखो कि पूरे परिपथ 3 लैंप लगा, मैं 3 लैंपों का उदाहरण देता हूँ, 3 लैंप लगा दिया आपको, ठीक है ना। 3 लैंप लगाए, L1 L2 L3। ये V1 क्या है, L1 लैंप के आर पार वोल्टेज, L2 के आर पार वोल्टेज, L3 के आर पार वोल्टेज, और ये कुल वोल्टेज होता है। अब देखो यदि यहाँ से देखा जाए कि एक लैंप यदि फ्यूज हो जाता है, यहाँ से मान लीजिए कि एक लैंप फ्यूज हो गया है, यहाँ से पूछा जाए लैंप एक फ्यूज हो जाता है या जल जाता है, तो L3 व L1 में क्या होगा, L3 व
V1 कार्य नहीं करेंगे, रोशनी नहीं देंगे। तो फिर V1 और V2 का मान कितना होगा? मैंने आपको बताया V1 का मान 0 और V2 का मान 0, तो फिर V2 का मान इस वोल्टेज के बराबर होता है। एक तो यहाँ तक ये आपको मैंने बताया। फिर पूछा जाए यदि ये सही है, ये सही है और यहाँ से टूट जाए तो फिर क्या होगा? देखो ये ए व बी के मध्य वोल्टेज का मान, तो लिख दो VAB बराबर VT, कुल वोल्टेज के बराबर VAB का मान होता है। अब बात आ गई कि इस पूरे परिपथ में यदि पावर की बात की जाए, देखो दोस्तों पूरे परिपथ में किसकी बात? पावर की बात की जाए। अब देखो P बराबर, आपको मेरे पीछे पड़ा है, P बराबर होता है V इंटू I, और ये क्या है? ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में I का मान, ओपन सर्किट में I बराबर 0, R का मान R बराबर अनंत होता है। अब आती है R बराबर और V का मान, देखो यहाँ पे V का मान कुल वोल्टेज के बराबर है, यहाँ से VT के बराबर है, तो लिख सकते हैं कि P का मान कितना होगा? P बराबर, देखो V का मान तो पूरा है, कितना मिला? परिपथ में V का मान तो पूरा मिला है, लेकिन यदि बात की जाए धारा की तो I बराबर 0, तो P बराबर 0, तो ओपन सर्किट में पावर का मान 0 होता है। ठीक है, ओपन सर्किट की पावर का मान 0 होता है। क्लोज सर्किट में पावर का मान अलग अलग रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कितनी रेजिस्टेंस होती है, कितना। अब लिख सकते हैं कि इस परिपथ में पावर का मान 0 होता है, लेकिन यहाँ यदि VA व B के मध्य आपको वोल्टेज मिला है कितना? इस वोल्टेज के बराबर, तो V1, V2 और V3 का मान कितना होगा? देखो दोस्तों, यदि यहाँ आपके पास 200 वोल्टेज थे, 200 आपको यहाँ मिल चुके हैं, तो बाकी अपने पास वोल्टेज बचे नहीं, तो लिख सकते हैं कि V1 का मान 0, V2 का मान 0 और V3 का मान 0 होता है। तीनों लंपों का मान 0 हो जाता है। एक तो आती है ये। अब उसके बाद दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो निमी पैटर्न के आधार पर संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको भविष्य में आगामी आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि सर्किट को यदि अपन शॉर्ट कर देते हैं, देखो शॉर्ट की बात करें, कहाँ से शॉर्ट करें? ये आपके सामने सर्किट है, यदि सर्किट को यहाँ से शॉर्ट, देखो एक बल्ब मैंने यहाँ लगा दिया, बल्ब यहाँ लगाया। अब देखो ये क्या है? V3 है, V3। सर्किट को शॉर्ट करके देखते हैं। देखो मैंने सर्किट को यहां से शॉर्ट किया, एक बार सर्किट यहां से शॉर्ट किया। अब बात आती है यहां से सर्किट शॉर्ट करते हैं तो धारा, देखो धारा यहां से प्रवाहित हुई, धारा यहां से प्रवाहित हुई, धारा यहां से प्रवाहित हुई, और धारा इधर न प्रवाहित होकर यहां से धारा प्रवाहित होगी और धारा का मान यहां जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस सर्किट से कट गया तो पूरे परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होगा? प्रतिरोध का देखो R कम हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट से हट गया, क्योंकि धारा इधर से प्रवाहित, ये पूरा सर्किट में काम नहीं करेगा। तो फिर यहां से शॉर्ट कर दो। चाहे पूछा जाए यदि यहां से इसको शॉर्ट कर दिया जाए, V1 को शॉर्ट, यदि इस लैंप 3 को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? आगे नहीं, लैंप 3 को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? लैंप 3 काम नहीं करेगा, जलेगा नहीं। एक बात, ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस का मान ये अपने ये 0 हो जाएगा, इसका विभवांतर का मान, इसके V3 का मान 0 हो जाएगा, R का मान इसमें यहाँ 0 हो जाएगा, और पूरे परिपथ में R का मान बढ़ जाए, ये सॉरी कम हो जाएगा। पूरे परिपथ में प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। अब R का मान कम हुआ है, R का मान कम, तो धारा I बराबर बढ़ जाएगी, क्योंकि I देखो I समानुपाती 1/R, ये कम होता है। देखो इसमें क्या होता है कि ये कम होता है, R यदि घटता है तो धारा बढ़ती है, R बढ़ता है तो धारा घटती है, ये आता है, तो R का मान बढ़ जाएगा। अब आती है V3 का मान, यदि यहां से इसको शॉर्ट नहीं करके यहां से शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? लैंप 2 कार्य करना बंद कर देगा, लैंप 1 और लैंप 3 कार्य करेंगे, V2 का मान 0 हो जाएगा, V1 और V3 में विभवांतर का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये यदि यहाँ से 150 वोल्टेज मान लेते हैं तो 50 ये और 50 ये यदि समान मान के हैं, यदि यहाँ इसको शॉर्ट कर दिया तो इसका विभवांतर का मान 0, तो 25 यहाँ बढ़ जाएगा और 25 यहाँ बढ़ जाएगा। लिख सकते हैं कि V1 और V3 में V3 का मान बढ़ जाएगा। एक दोस्तों ये आती है बात इसमें। अब देखो आगे दोस्तों, अब यदि इस परिपथ में जो आपके सामने है, इस परिपथ में यदि एक लैंप और संयोजित कर दिया जाए श्रेणी क्रम में, देखना एक लैंप और श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा? देखो एक लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित किया अर्थात इसका प्रतिरोध होगा, वो प्रतिरोध इन सभी, देखो मैंने आपको बताया कि कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोध, क्योंकि इसमें भी ओम प्रतिरोध है, इसमें भी प्रतिरोध है, इसमें भी प्रतिरोध है, तो यदि श्रेणी क्रम परिपथ में
एक प्रतिरोध और संयोजित कर दिया जाए, यदि एक कंपोनेंट एक घटक और संयोजित कर दिया जाए, श्रेणी क्रम की बात है, समानांतर क्रम की नहीं है, एक घटक और संयोजित कर दिया जाए तो आर का मान, कुल आर टी का मान बढ़ जाएगा, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान आई टी का मान घट जाएगा, पी का मान घट जाएगा। देखो पावर घटेगी क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा, तो पावर घटेगी, प्रतिरोध बढ़ा, पावर घट गई, प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा घट जाएगी, धारा घटेगा तो पावर घट जाएगी। और पूरे परिपथ में जो ये कंपोनेंट लगा रखे हैं ये अपनी क्षमता से काम लेंगे कि पूरे परिपथ की पावर घट जाएगी तो ये निर्धारित क्षमता से काम करना शुरू कर देंगे। एक आती है यदि परिपथ में से एक कंपोनेंट कम कर दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि ये तो था ही पहले, और एक कंपोनेंट कम कर दिया जाए, ये कंपोनेंट हटा दिया जाए, यहाँ से बल्ब हटा दिया जाए, तो क्या होगा, पूरे परिपथ में प्रतिरोध का मान घट जाएगा। याद रखना, पूरे परिपथ में प्रतिरोध का मान घट जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, परिपथ की पावर बढ़ जाएगी और ये कंपोनेंट अपनी निर्धारित क्षमता के बराबर, निर्धारित क्षमता पर नहीं करेंगे लेकिन अपने जो पहले जैसे लैंप रोशनी देते थे उससे अधिक रोशनी देना शुरू कर देंगे और अपनी पहले वाली क्षमता से अधिक क्षमता पर कार्य करना शुरू कर देंगे। ये आता है तो पूरे परिपथ में कंपोनेंट हटाया जाता है तो कंडीशन क्या होती है, हटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, यदि जोड़ देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा का मान घटता है, पावर का मान घटता है। ये दोस्तों श्रेणी क्रम सर्किट की विशेषता थी। अब आता है कि इस श्रेणी क्रम के बाद में यदि दो लंपों को परिपथ में संयोजित किया जाए, ठीक है, दो लंपों को परिपथ में संयोजित कर दिया जाए, वो अगले परिपथ में पढ़ेंगे कि ये कौन सी लंप की रोशनी अधिक होगी, परिपथ की कुल पावर क्या होगी, ठीक है, इसका मान रखेंगे 100 वाट का है, 200 वाट का जो मान रखेंगे। अगली बार अगले वीडियो में इस श्रेणी क्रम परिपथ का सत्यापन करेंगे, जो बातें पढ़ी हैं वो सही हैं या नहीं हैं, जो आपने पढ़ी हैं उनका सत्यापन एक न्यूमेरिकल के द्वारा सत्यापन करेंगे। अब आता है कि इस श्रेणी क्रम परिपथ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम परिपथ का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो आता है, देखो इस श्रेणी क्रम परिपथ का प्रयोग विवाह शादियों में, सजावट की लड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लेना, विवाह शादियों में, सजावट की लड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है फ्यूज श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ट्यूबलाइट की चौक श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, लैंप स्विच श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, एलए जो अपने लाइटिंग रेस्टर होता है श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो जो मैंने आपको बताया है कि इन श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, फ्यूज, स्विच, एलए, सजावट की लड़ियों में और सीरीज टेस्ट लैंप में, और इनमें और अपना ऑटो ट्रांसफार्मर में, इन सभी के अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, इन सभी के अंदर। और ये अपना ट्यूबलाइट की चौक में, ट्यूबलाइट की चौक भी श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। तो इन सभी के अंदर श्रेणी क्रम परिपथ का प्रयोग किया जाता है। और विवाह शादी में जो लड़ियाँ होती हैं, अब पूछा जाए विवाह शादी में एक लड़ी में यदि 100 लैंप लगे हैं, यदि एक लैंप फ्यूज हो जाए, जैसे 100 लैंप लगे हैं और 4100 लैंप फ्यूज हो जाए तो बाकी लैंप कार्य करना बंद कर देंगे, पूरी परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाएगा। ये तो थी दोस्तों श्रेणी क्रम की विशेषताएं, करंट, वोल्टेज, पावर। अब इन विशेषताओं का सत्यापन करेंगे, वोल्टेज का मान कितना होगा, क्यों होगा, लैंप रोशनी कौन सा अधिक करेगा, क्यों देगा, कम रोशनी क्यों करेगा, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ करेंगे और पूरा एक एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन सहित करेंगे। तो तब तक के लिए वेट करें दोस्तों। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू।